जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश। नमस्कार मित्रों, वरुण एडवांस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन से संबंधित जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आइए देखते हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए नए हैं वे लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, अच्छा लगे वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उनको लिए तो कुछ कहना है नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रेदर सैक्रिफाइस हिज लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री। फिर से पढ़ते हैं एक बार कि ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रेदर सैक्रिफाइस हिज लाइफ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हु आया, हु के पहले जो होता है प्रोनाउन हो या नाउन हो एंटीसीडेंट कहलाता है। और इसी एंटीसीडेंट के हिसाब से यहाँ पर वर्ब होता है और इसी एंटीसीडेंट के हिसाब से इसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव भी आता है ना। इसका मतलब है कि ही इज वन ऑफ दोज, अब यहीं से पढ़ना हम शुरू करते हैं, दोज हु वुड मच रेदर सैक्रिफाइस हिज लाइफ। अब दोज के अनुसार हिज होगा तो नहीं, दोज के अनुसार क्या होगा, देयर होगा। क्या हो जाएगा, देयर लाइफ, ठीक है ना। तो रूल क्या याद रखना है आपको कि हु के पहले जो है नाउन या प्रोनाउन वो एंटीसीडेंट है, तो यहाँ प्रोनाउन है तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट है। इसी के अनुसार वर्ब का भी प्रयोग होता है, इसी के अनुसार पोसेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग होता है। समझ गए ना। तो हिज के जगह देयर अगर हम कर देते हैं तो सेंटेंस सही हो जाता है। तो आंसर हम क्या देंगे, सी देंगे। समझ गए। अगला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियून टू लेट द बॉय एंड आई गो इन। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस लेट से शुरू होती है, यानी लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेट के बाद कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो। यहां देखिए तो लेट मी गो, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस है ना। उसके बाद कहा है उसे जाने दीजिए, लेट हिम गो। बातें समझ में आई। तो लेट के बाद कैसा कौन सा केस होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस। अब वही बात यहां है, लेट द बॉयज, तो ये तो नाउन है, तो नाउन में कोई परिवर्तन होता नहीं है, इसमें तो कोई केस ढूंढना नहीं है। तो केस कहां ढूंढा जाता है, तो प्रोनाउन में। तो लेट द बॉयज एंड मी गो इन। समझ गए ना। यहां आई की जगह क्या होगा, मी। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगर इसको हमें सुधारना है तो हम आई के जगह पर मी का प्रयोग कर देंगे तो इंप्रूव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ही क्लेम्स टू हैव रीड शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडी हु इज द ग्रेटेस्ट प्लेराइट ऑफ इंग्लिश। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। एक बात आप लोगों को ध्यान दिला देते हैं कि जब भी हु व्हिच डैट आ जाए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो उसके पहले जो एंटीसीडेंट होता है वो उसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो ऑफ के सहारे उसको बनाया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है ना, शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडी, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस है ना, तो इसको हटाकर ऐसे लिखा जा सकता है कि ऑल ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। ठीक है। तो ये साधारण आपको कॉन्सेप्ट दे दिए, ट्रिक दे दिए कि जब भी हु व्हिच दैट देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में रहेगा, तो उसके पहले वाला पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि एपोस्ट्रोफी एस नहीं होना चाहिए। अगर है तो वहां गलती है, तुरंत आंसर मारिए।
तो हम क्या देखें, हु देखे, हु के पहले क्या देखे जी, एपोस्ट्रोफी एस वाला पार्ट देख लिए, वो होना ही नहीं चाहिए, तो हमारा आंसर हम बी मार दिए। ठीक है, ये हो गया ट्रिक। अब इसको आइए इसको डिटेल में समझते हैं। He claims to have read Shakespeare's all great tragedy. Who is the greatest playwright of English? अच्छा जी, हु किसके लिए आना चाहिए जी, व्यक्ति के लिए आता है ना, विच वस्तु के लिए आता है, डेट दोनों के लिए आता है। तो हु के पहले होना क्या चाहिए था हमें, तो होना चाहिए था हमको नाउन। क्या होना चाहिए, नाउन। अनाउन में कैसा नाउन होना चाहिए, तो हमें व्यक्ति का बोध कराने वाला कोई नाउन होना चाहिए, तभी ना होगा। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ तो ग्रेट ट्रेजेडी है, तो ये तो है नहीं, तो इससे भी समझा जा सकता है कि यहाँ पर एरर है। अब देखिए इसको हम सुधारते हैं, तो यहाँ हमको नाउन चाहिए ना, तो जैसे कि हम लोग करेंगे कि ही क्लेम्स टू हैव रीड शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडी। ठीक है, तो इसी को पलट देंगे तो ऑल ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। तो जब यहाँ शेक्सपियर हो जाएगा तो हम लोग उस संकट से भी बच जाएंगे जो संकट यहाँ गहरा रहा था, यानी हु के पहले यहाँ नाउन आ जाएगा शेक्सपियर, है ना। तो बिल्कुल ही ऐसे हम लोग एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसके लिए सिंपली याद रखिएगा कि हु व्हिच डेट के पहले एपोस्ट्रोफी वाला पार्ट है, तो मारिए उसी में गलती, क्योंकि वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ज्यादा इतना रूल समझने की भी आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, लेकिन नॉलेज के लिहाज से जानना जरूरी है। ठीक है, और ट्रिक भी जानना है, नॉलेज के हिसाब से भी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शी वॉज मोर गैरुलस देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। सबसे बड़ी बात ये जानिए कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, यानी आइदर नाइदर का प्रयोग दो व्यक्ति के लिए ही होता है, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। तो आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स आ गया, तो इतना तो मान लीजिएगा कि 3 सिस्टर है, तो यहाँ आइदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो व्यक्ति के लिए होता है। आंसर मारिए, आंसर हम लोग मार दिए, एग्जाम का काम मेरा हो गया। अब थोड़ा सा अपनी समझ बढ़ाते हैं। तो आइदर की जगह पर क्या होना चाहिए, आइदर का मतलब तो होता है दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं। तो आइदर की जगह एनी का प्रयोग कर देंगे, आइदर की जगह पर क्या कर सकते हैं, एनी का प्रयोग कर देंगे, एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स कर देंगे, सही हो जाएगा। क्योंकि एनी का प्रयोग जो होता है, एनी या एनी वन, दो या दो से अधिक के लिए होता है। समझ गए ना, तो हमारा आंसर सी होगा। तो जैसे आइदर नाइदर देखेंगे तो देखेंगे कि कितना आदमी का चर्चा किया जा रहा है, 2 आदमी का, तो बिल्कुल सही है। अगर 2 से अधिक आदमी का किया जा रहा है तो बिल्कुल यहीं पर एरर है, एरर मारिए, आंसर मारिए इसी। चलिए अगला क्वेश्चन, द कैंडिडेट बीइंग ए ग्रेजुएट he is eligible for the post of probationary officer। सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं, द कैंडिडेट बीइंग ए ग्रेजुएट। अच्छा जी, ये नाउन हमारा क्या है, द कैंडिडेट, और बीइंग ए ग्रेजुएट इसी का सब्सिडरी पार्ट है, नाउन का ही यानी सब्जेक्ट का ही सब्सिडरी पार्ट क्या है, बीइंग ए ग्रेजुएट। अब हमारा नाउन है क्या, द कैंडिडेट। तो द कैंडिडेट के लिए एक वर्ब हमें चाहिए ही चाहिए, और देखिए ही इज है, तो इसका तो मैचिंग हो जा रहा है, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो इसका तो मैचिंग हो गया। इसका मैच मिल ही नहीं रहा, इसका वर्ब कहाँ गया जी। ऐसा थोड़े है कि इसके लिए मतलब क्या है कि वर्ब अवेलेबल है, इसके लिए नहीं रहेगा, रहेगा। जितना सब्जेक्ट होगा उतना ही वर्ब होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी सेंटेंस में एक वर्ब कम पड़ जाए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 2 आदमी का अगर शादी हो रही है तो 2 दूल्हा है तो 2 दुल्हन होनी चाहिए, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ विपरीत हो जाए। तो चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि द कैंडिडेट। अब हमें समस्या क्या आ रही है जी कि 2 को सब्जेक्ट मिल जा रहा है, एक ही वर्ब है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक उसमें सब्जेक्ट फिजूल में जरूर आया है, हमको चेकअप कर लेना है। तो आइए चेक करते हैं। द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। हाँ जी, ही की कोई आवश्यकता नहीं है,
ये अनावश्यक रूप से आया हुआ है कि द कैंडिडेट बीइंग ग्रेजुएट, माने वह कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है, इज एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी अफसर। किस लिए मतलब एलिजिबल है जी? तो प्रोबेशनरी अफसर के पोस्ट के लिए वे लोग एलिजिबल है। तो ही जो क्या है वो एक्स्ट्रा है। तो हम लोग कैसे समझे? तो हम लोग सब्जेक्ट को गिन लेंगे, वर्ब को गिन लेंगे, मालूम चल जाएगा। ठीक है, फिर आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि हम ही को ही क्यों हटाए, कैंडिडेट को क्यों नहीं हटाए? आपके दिमाग में आ सकता है। तो थोड़ा सा समझिए, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। जिस सब्जेक्ट से शुरुआत कर रहे हैं उसको तो नहीं ना हटाया जा सकता है, यानी कि जो भी सुपरफ्लुअस वाला मैटर आया होगा वो बीच में ही आएगा, है ना? इसलिए हम ही को हटा देंगे। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। तो ही को हटा देंगे, आंसर हमारा सी हो जाएगा। You have never spoken a word against your master. That is a proof of your loyalty. मतलब आप अपने मास्टर के प्रति एक भी उनके विरुद्ध कोई बात नहीं कहे हैं, ये आपका मतलब क्या है कि लॉयल्टी का प्रूफ है। लॉयल्टी का प्रूफ है, यही मतलब हुआ। थोड़ा सा बात को समझते हैं कि you have never spoken a word against your master. That is a proof of your loyalty. ये ध्यान रखिएगा, who का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, which का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, और that का प्रयोग दोनों के लिए होता है ना? यहाँ that का प्रयोग हुआ है तो बिल्कुल सही माना जा सकता है, लेकिन एक रूल का ध्यान रखेंगे। तो रूल क्या है? तो कोई भी अगर क्लॉज आता है, यानी यू हैव नेवर स्पोकन ए वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर, ये क्लॉज हो गया, ये क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज हो गया। ठीक है, जब ये क्लॉज हो गया तो क्लॉज को रेफर करने के लिए विच का प्रयोग करते हैं, डेट का नहीं। किसका प्रयोग करते हैं? विच का। इसको बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ने से लग सकता है कि बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन क्लॉज को रेफर करने के लिए विच का प्रयोग होता है, डेट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि he lent me some money on the condition that I should return the same before November। देखिए एक वर्ड यहाँ आ रहा है द सेम। हाँ जी, तो थोड़ा सा बात को समझा जाए। द सेम रियल में एडजेक्टिव होता है। चूंकि आप जानते हैं कि कोई भी एडजेक्टिव के बाद एक नाउन जरूर आता है ना? जैसे द सेम डे, द सेम बुक, द सेम पेन, द सेम बोतल, कुछ भी लिखा जा सकता है। और यहाँ क्या है जी? द सेम के बाद कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि यही कुछ गड़बड़ है। तो आइए देखते हैं। He lent me some money on the condition, उसने मुझे कुछ कंडीशन लगाकर क्या दिया? पैसा दिया। That I should return, that जिसे I should return it before November। अच्छा जी, वो पैसा के लिए क्या प्रयोग होना चाहिए जी? ईट का प्रयोग कर दीजिए, यानी द सेम की जगह पर हम लोग ईट का प्रयोग कर देते हैं तो बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाता है ना? तो चलिए आंसर सी मारेंगे। आज सबसे बड़ी बात है कि इसको ऐसे भी आंसर मार सकते थे कि द सेम आया ना, उसके बाद कोई नाउन वाउन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि गलती यहीं पर है। आंसर मारिए, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। आज ज्यादा समझ भी रहे हैं तो क्या रिटर्न करना है पैसा को, तो पैसा के लिए क्या आएगा? पैसा निर्जीव चीज होता है ना, तो उसके लिए ईट का प्रयोग है। तो ईट का प्रयोग हम कर देंगे, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं जी। There were 8 industrious workers and 5 lazy ones। क्योंकि यहाँ देखिए, there were 8 industrious workers and 5 lazy ones, क्योंकि सिंगुलर के लिए वन आता है और प्लुरल के लिए क्या आता है? वंस आता है। तो यहीं पर ये वंस कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी। Under no circumstances have I harmed him and he knows। देखिए जी, under no circumstances, यानी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी परिस्थिति में नहीं। अर्थ समझिएगा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस हैव आई हार्म्ड हिम, यानी किसी भी परिस्थिति में मैं उसे हानि नहीं पहुंचाऊंगा, इसका मतलब हुआ। एंड ही नोज, और वह जानता है। तो क्या जानता है? वह इसे जानता है।
मैं किसी भी परिस्थिति में उसे हानि नहीं पहुंचाऊंगा, और वह इसे जानता है। तो वह जानता है नहीं ना, वह इससे जानता है। सबसे बड़ी बात जान लीजिएगा कि नो जो है, नो के बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है ना। तो नो के बाद ऑब्जेक्ट देना ही देना है। यहाँ नो के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट का प्रयोग कर दीजिए। इट का प्रयोग करेंगे, सही हो जाएगा। आंसर हम मारेंगे डी। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द बेगर whom we had suspected to be guilty turned out to be innocent। अब देखिए, हम तो आपसे बताए हैं रूल कि who, which, that, whom अगर ये आ रहा है तो बिल्कुल एक बात का ध्यान रखें, who और whom में एक प्रॉब्लम आता है। यहाँ whom का प्रयोग होगा कि who का प्रयोग होगा, इसको चेकअप करने के लिए आपको एक सूत्र बताया है। क्या कि सब्जेक्ट गिनिए और वर्ब गिनिए। तो आइए गिनते हैं। द बेगर सब्जेक्ट, whom, अब यहां से देखते हैं, we had suspected to be guilty। अच्छा जी, तो यहां से एक सेंटेंस बन जा रहा है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, इसका एक वर्ब हो गया। we had suspected to be guilty। ठीक है, ये उसका सहायक क्रिया है, ये मेन क्रिया है, मेन वर्ब है ना। ये पार्ट, अच्छा इस पार्ट का काम हो गया। इसके लिए हमको वर्ब चाहिए ना। हाँ जी, तो टर्न आउट टू बी इनोसेंट, हाँ उसके लिए भी वर्ब यहाँ आ गया, टर्न आउट टू बी इनोसेंट। द बेगर का वर्ब यहाँ से शुरू हो रहा है, बिल्कुल। तो इसका मैचिंग इससे, ये तो पूरा मैच है ही। इसका मतलब है क्या है, यहाँ whom का ही प्रयोग होगा, क्योंकि whom ऑब्जेक्टिव केस में होता है, whom के बाद कोई वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका एरर जो होगा वो नो एरर होगा, कोई गलती इसमें नहीं है ना। अगर यहीं पर मान लेते हैं कि वर्ब हमें मैच नहीं करता, एक वर्ब बच जाता, उधर चल के एक वर्ब एक्स्ट्रा हो जाता, तो हम क्या करते, whom के जगह पर who कर देते तो सही हो जाता है। ठीक है, ये नो एरर है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। देखिए, इंग्लिश आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपको तरीके बता रहे हैं पकड़ने के लिए, उस पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर उस पर विशेष आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल हमारे एक चैप्टर के अंतर्गत 40 से 50 क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इसी में लगभग सारे रूल आ जा रहे हैं, ये जान लीजिएगा। इससे अलग कुछ भी नहीं जाएगा। एग्जाम में आप बैठिएगा तो मालूम चलेगा कि वही वाला कंडीशन है जो सर बताए थे, वो आ गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है, सेम टू सेम रूल आता है, रूल फॉलो करता है ना। तो आप लोग बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक इसे देखिए, पढ़िए, और मजा आ रहा है आपको पढ़ने में तो बताइए भी, ताकि हमें भी कुछ आनंदित महसूस हो। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ क्लास आज यही संपन्न होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।